मुझे अच्छे से अंदाज़ा है कि ये वीडियो बहुत लेट बन रही है और मैं बहुत अरसे से इस वीडियो को बनाना चाह रहा था। एनीवेज़, आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि मैं आपको आज बैक स्टेज लेके जाऊंगा और वो सारे पॉइंट्स दिखाऊंगा कि किस तरीके से माय चैनल की रिसर्च होती है, किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से पॉइंट से वीडियो गुजरती है और उसके बाद एक फाइनल वीडियो की शक्ल में निकल के आती है। दिस इज़ गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। और इस वीडियो के लिए अब हम एक रियल टॉपिक को लेकर चलेंगे। रियल टॉपिक से मुराद ये नहीं कि मैं एक ऐसा टॉपिक आपके साथ चूज़ करूंगा इस वीडियो के दरमियान जिसमें मैं एक्चुअली खुद रिसर्च भी कर रहा हूँ, जिसकी बाद में वीडियो भी बन के आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक चाइना ने अपने मुल्क से गुर्बत का खात्मा किया, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा टॉपिक होगा कि अगर मैं ये इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूँ कि क्या चाइना ने वाकई अपने मुल्क में गुर्बत का खात्मा किया और अगर किया तो वो कैसे किया। और जब मैंने इस पर रिसर्च स्टार्ट की इस टॉपिक के ऊपर तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ यही सवालात नहीं है जिनका मुझे आंसर देना है, बल्कि और भी सवालात इसमें शामिल होते गए। जब मैं आज सुबह अपना ब्रेकफास्ट बना रहा था तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे चाइना की एजुकेशन सिस्टम के हवाले से भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है चाइना की इस पूरी इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। और जब मैं अभी पढ़ने बैठा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यस, एजुकेशन सिस्टम जो उन्होंने उसमें रिवैम्प लेकर आए उसमें इतना कुछ था चाइना के हवाले से कि आई थिंक कि उसको इंक्लूड किए बगैर ये वीडियो पूरी नहीं हो सकेगी। मुझे अच्छे से अंदाज़ा था कि ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे 1970 से 2019 तक की इम्प्रूवमेंट्स को बताना है। मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी थी और यकीन माने कुछ मामले में तो मुझे लगने लगा कि मैंने बहुत बड़ा पंगा ले लिया। ओके, सीन कुछ ऐसा है कि मैंने और भी जब इन्फॉर्मेशन हासिल की है तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे अपनी वीडियो बजाय 2 टुकड़े में बनाने के मुझे वापस एक ही टुकड़े में बनानी पड़ेगी, क्योंकि चाइना की जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी बोरिंग हो रही है कि शायद व्यूअर्स जो हैं वो बोर होकर मेरी वीडियो को छोड़ ही दें, मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से। तो मुझे लगता है कि पहले मुझे चाइना की पॉवर्टी एलिवेशन को बताना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद मुझे ये भी उसी वीडियो में बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान उसको अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये है कि चीज़ों को स्टार्ट कहाँ से करूँ, ये एक इशू चल रहा है। आई थिंक कि गुर्बत से स्टार्ट करना ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन जब मैं गुर्बत के बारे में सोचता हूँ तो अंदाज़ा होता है कि यूट्यूब यूजली रिकमेंड करता है कि आप शुरू का जो हिस्सा है, जो इनिशियल पार्ट ऑफ द वीडियो है, जैसे 30-40 सेकेंड्स जो है वो आप बहुत इंगेजिंग रखें, ताकि अगर आपने वहाँ उनको हुक कर लिया अपनी ऑडियंस को तो आपके लिए आसानी होगी आगे एक व्यूअर को ग्रैब करने के लिए। मेनली यूट्यूब के ऊपर लोग एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, वो चाहते हैं कि ओके टू गेट समथिंग दे वांट, अच्छा लगे उनको वीडियो देखने के बाद या कुछ समझ में आए। अगर कोई चीज़ बोर तरीके से स्टार्ट हो रही है तो शायद वो ना देखें। तो अगर बजाय मैं गुर्बत की बात किए बगैर अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो कहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ? ओके, तो एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है वो ये है कि अगर मैं इसको ऐसे बताऊं कि विजन के तौर पे स्टार्ट करूं तो शायद ये काम कर जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये आइडिया है कि किस तरीके से हम गुर्बत को कम करें और हम चाइना को फॉलो करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा एक इंट्रो रहना चाहिए। आई थिंक आई एम गोना गो विद दैट। चाइना ने क्या क्या किया इन रिगार्ड्स टू द स्टेप्स जो चाइना ने लिए, और फिर मैं इसको आगे लेके जा सकता हूँ कि जो एक मॉडल की शेप दे सकते हैं इसको कि चाइना ने क्या मॉडल बनाया, और इसके साथ साथ इसमें हम ये भी डिस्कस करते रहेंगे कि एक्चुअली उसने अचीव क्या किया, चाइना ने कहाँ से स्टार्ट किए थे और कहाँ पहुँचे ये लोग। डे नंबर 3, और आज की जो मैंने रिसर्च की उसमें मुझे पता चला कि जो गरीबों की जो लाइन है, यानी कि गुर्बत की जिसको लकीर कहते हैं, जैसे एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या होती है, यानी कि शदीद किस्म की गुर्बत क्या होती है, और फिर गुर्बत क्या होती है,
और उसके बाद फिर मिडिल क्लास एंड लो क्लास वगैरह क्या होती है। आई थिंक कि इस वाले हिस्से को भी बताना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा वीडियो के अंदर, क्योंकि इसके बगैर हम कैसे बताएंगे कि चाइना ने किस तरीके से गरीबों को निकाला। एक्चुअली कहने का मकसद ये कि गरीब थे ही कौन, कि जिनको कहाँ से निकाला गया और फिर कहाँ तक पहुँचाया गया। लुक कि मुझे क्या मिला। ये मुझे डॉक्यूमेंट यूएन की वेबसाइट पे मिला है और ये बताता है कि चाइना ने कौन सी अप्रोच इस्तेमाल की गुर्बत को कम करने के लिए, और उसके बाद चाइना जो है वो दूसरे ममालिक को क्या रिकमेंडेशन करता है इसी काम के लिए। और कल रात की तक की जो मेरी रिसर्च थी उसमें मुझे कुछ नई और बातें पता चली, जैसे किन किन फेजेस के थ्रू चाइना ने ऐसे ये पूरा प्रोसेस जो है वो अंजाम दिया, जिसमें पहले तो उन्होंने गरीबों को डेटाबेस का हिस्सा बनाया अपने, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराई, और फिर चेक किया कि कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है रिफॉर्म्स की और चेंजेस की, और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट फेज़ में एक एक करके उनको हैंडल करना शुरू किया। आई अंडरस्टैंड कि मेरे व्लॉग्स टाइप की जो क्लिप्स मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, इससे आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि किस तरीके से मेरी रिसर्च चल रही है, लेकिन मैं इस पॉइंट को बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी मैं किसी रिसर्च को स्टार्ट करता हूँ तो बिल्कुल ब्लैंक कैनवस की तरह मैं उसको उसमें डाइव करता हूँ। कहने का मकसद ये कि मैं कभी भी किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के साथ या एक एजेंडे के साथ मैं एक किसी टॉपिक पे घुसता नहीं हूँ। मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप बरमूदा ट्रायंगल पे वीडियो बनाएं और बताएं कि वहाँ पर किस तरीके से इमाम मेहदी जो हैं वो बैठे हुए हैं। हमें बजाय, क्योंकि आप एक प्रायर इन्फॉर्मेशन के साथ वहाँ पे जा रहे हैं, आप हर बार वही चीज़ ढूंढ रहे होंगे जो आप ढूंढने के लिए आए हुए हैं, जो कि गलत तरीक़ाकार है। मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर तरीक़ाकार ये है कि आप बरमूदा ट्रायंगल को पढ़ना शुरू करें एंड देखिए कि आपको वहाँ क्या मिल रहा है, भले वो आप उससे एग्री करते हो या नहीं। और एग्जैक्टली ये मेरे साथ होता है। हर बार जब मैं अपनी वीडियो बनाना शुरू करता हूँ या किसी टॉपिक पर रिसर्च करना शुरू करता हूँ, बहुत बार मुझे ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे मैं ख़ुद भी इख्तलाफ करता था लेट से, क्योंकि अब जब मैं पढ़ चुका हूँ, मुझे सोर्सेज से पता चल चुका है, मल्टीपल सोर्सेज से, तो अब फिर मैं अपनी मेंटालिटी को, अपनी जहनियत को, अपनी अप्रोच को चेंज भी करता हूँ। जब भी मैं किसी टॉपिक के अंदर डाइव करता हूँ, बिल्कुल क्लीन चिट के साथ जाता हूँ, देखता हूँ मुझे क्या मिलता है और उन सब को फिर इस्तेमाल करता हूँ, और इससे मेरी अपनी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। मैं देखता हूँ कि अब पहले मैं जिन चीज़ों को नहीं मानता था या अग्री नहीं करता था उनसे, अब मुझे करनी पड़ रही है, क्योंकि ये चीज़ मुझे अब नज़र आ रही है। और एक और बात का जिसका मैं थोड़ा ख्याल करता हूँ वो है सियासत और ओपिनियन को, मौक़िफ़ को दूर रखना ना। इसकी मैं भरपूर कोशिश करता हूँ कि ये दोनों टॉपिक्स जो हैं ना वो मेरी वीडियोज़ में ना आए। सियासत तो बहुत क्लियर सी बात है कि मैं कोशिश करता हूँ कि सियासत ना रहे, लेकिन ओपिनियन यानी कि वो बात भी ना डालूँ जो कि मेरा अपना मौक़िफ़ है। जितनी कोशिश कर सकता हूँ मैं इस पॉइंट पे भी करता हूँ कि ऐसी बात ना की जाए जो कि मेरी अपनी हो, वो सिर्फ बात की जाए जो मुझे मिले, जिनकी मल्टीपल सोर्सेज मिले, वो पुट करूँ एंड वीडियो आपके सामने पेश कर दूँ। मुझे लगता है कि इस वीडियो में शायद ओपिनियन वाला मैटर इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मैं जितना भी कोशिश कर रहा हूँ ओपिनियन हटाने की, कहीं ना कहीं से उसकी जो झलक है ना वो आ रही है। सो आई थिंक कि मुझे इस टॉपिक के लिए अपना ये रूल तोड़ना पड़ेगा। बहुत लाइट सा ओपिनियन जो है मुझे इस पर रखना पड़ेगा, वरना तो ये वीडियो नहीं बनने वाली। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि रिसर्च ही सब कुछ नहीं होती। मैंने बहुत सारे फेलो क्रिएटर्स को देखा है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी रिसर्च करते हैं। उनका कंटेंट एक टेक्निकल शख्स के लिए बहुत अच्छा भी होगा, शायद लोगों को पसंद भी आए, लेकिन जब बात आती है डिलीवर करने की मैसेज को, वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे मार खा जाते हैं। तो रिसर्च करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होता है कि उसको बताना किस तरीके से है, क्योंकि अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसके एक मकसद जो है वो ये भी है कि आप उस वीडियो को देखें, उस पर कमेंट करें या उसको शेयर करें और एटलीस्ट इंगेज करें उसके साथ में। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट होती है उतनी ज़्यादा वो यूट्यूब या दूसरे प्लेटफॉर्म्स मेरा कंटेंट पुश करेंगे दूसरे लोगों के ऊपर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रिसर्च में सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी रिसर्च ही ना हो, बल्कि उसको डिलीवर भी कैसे करना है ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बार जब मेरी रिसर्च पूरी हो जाती है तो उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है स्क्रिप्टिंग का।
आई डोंट नो कि आप लोग इस बात को जानते हैं नहीं जानते हैं कि, लेकिन जब मैं अपनी रिसर्च पूरी करता हूँ तो उसके बाद फिर मैं उसको लिखता हूँ कि मुझे किस तरीके से लोगों को बताना है। इससे फ़ायदा मुझे ये होता है कि एक बार पूरी वीडियो लिखने के बाद मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे क्या पहले बोलना है, क्या बाद में बोलना है, क्या मुझे खुद ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, क्या कहीं कोई लोग बोर तो नहीं हो जाएंगे, या मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में तो नहीं पढ़ रहा। इससे मुझे ये फ़ायदा होता है कि मैं पहले से मुझे एक तरह से प्रीव्यू मिल जाता है कि वीडियो कैसी परफॉर्म करेगी, या क्या होगा, या इस पर कितने काम की ज़रूरत है। कभी कभार कुछ वीडियोस में एनिमेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो हमें यह अंदाज़ा हो जाता है कि क्या मुझे इसमें एनिमेशन की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी ज़रूरत पड़ेगी, या क्या मैं अपनी स्क्रिप्ट को मॉडिफाई करके इस एनिमेशन को स्किप कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे अच्छे से अंदाज़ा है कि आप लोग भी कहते हैं कि वीडियोस बहुत लेट आती हैं, तो इन मामलात को भी ख्याल करना पड़ता है। एक सीक्रेट मेरा ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि इंट्रो रोल करने से पहले मैं ऑडियंस को एक्साइट कर दूँ। आप सब जानते हैं कि मैं स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट बोलने से, देन एक इंट्रो पुट करता हूँ इन बिटवीन, और उसके बाद में मेरी वीडियो स्टार्ट होती है। नाउ मुझे अच्छे से पता है कि जब इंट्रो रोल होगा उसके बाद आप बोरिंग स्टफ से स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपको एक प्रीफेस बनाना है, आपको एक तरह से बैकग्राउंड देना है उस चीज़ के हवाले से। तो अगर यही चीज़ मैं इंट्रो से पहले भी रखूँगा तो ऑडियंस मेरी वहीं के वहीं वीडियो छोड़ के चली जाएगी। इसलिए ज़रूरी है मेरे लिए, मैं इस पर बहुत फोकस करता हूँ कि इंट्रो रोल करने से पहले इस तरीके से कुछ ऐसी बात की जाए कि लोग इंगेज करें और मेरी पूरी वीडियो देखें। और मुझे लगता है कि सवालात सबसे ज़्यादा इंगेजिंग चीज़ होते हैं। अगर मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ इंट्रो के अंदर सवालात ही बताना शुरू करूं और उन्हीं से ही एक्साइट करने की कोशिश करूं, तो मुझे लगता है कि लोग इंगेज करते हैं और फिर पूरी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और इन सब के बाद आता है रिकॉर्डिंग का दिन। आज शूटिंग डे है। सबसे पहले तो मैं आज बार्बर के पास गया, दाढ़ी वाड़ी बनवाई ताकि वीडियो में थोड़ा सा बेहतर आ सकूं। एंड फिर अभी मैं इस वक्त ऑफिस जा रहा हूँ, शूटिंग वहीं पर होगी। लेट्स सी। आप नोटिस करें हाउ पावरफुल इस पाकिस्तान वाली वीडियो में मेरी दाढ़ी शदीद से ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि एक दिन पहले मुझे आइडिया आया, उस एक दिन ही में मैंने 1-1.5 दिन में मैंने पूरी रिसर्च की, बहुत छुट्टी करके सारा काम किया, फिर वीडियो बनाई, फिर वीडियो को एडिट किया और फिर मैंने उसको अपलोड भी किया। तो बीच में मैंने नाई को स्किप कर दिया। बट मेरी यूजुअली कोशिश होती है कि मैं जाऊँ जाके थोड़ी सी ग्रूमिंग कर लूँ। प्लस इसके अलावा जो कैमरा मैं इस्तेमाल करता हूँ वो है 70D, ये 1080p में रिकॉर्ड करता है फुल HD में। इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें एक फ्लिप स्क्रीन है जो मुझे मेरा अपना प्रीव्यू दिखाती है, तो मैं इस वक्त देख सकता हूँ अपने आप को कि मैं कैसा नज़र आ रहा हूँ, या मैं सेंटर में हूँ या सेंटर में नहीं हूँ, मेरे ऊपर का गैप, जो हेड का गैप है वो पूरा नज़र आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इससे एक अंदाज़ा हो जाता है कि मेरी फाइनल प्रीव्यू कैसा रहेगा, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि जो मैं माइक्रोफ़ोन यूज़ करता हूँ ये सारामानी का बहुत अच्छा माइक्रोफ़ोन है। मेरी पिछली कुछ वीडियो से मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया है। इट्स वेरी नाइस। ये एक वायरलेस माइक्रोफ़ोन है, आप भी देख सकते हैं यहाँ लगा हुआ है, और कैमरा मुझसे तकरीबन इस वक्त 10 फीट की दूरी पर है। इट्स डूइंग वेरी गुड। और इसी तरह रिकॉर्डिंग के दरमियान जो स्क्रिप्ट है वो मेरी टेलीप्रॉम्प्टर पे चलती है ना, उसके लिए मैं अपना टैब यूज़ करता हूँ। इस पर पूरी स्क्रिप्ट रोल करती है बिल्कुल ऐसे जैसे किसी न्यूज़ कास्टर के लिए करती है। एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं एंड्रॉयड के ऊपर, आप जाएं फ्री टेलीप्रॉम्प्टर सर्च करें, आपको मिल जाएगा। पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लोड करें, आप वहाँ पे लटका दें और ऑटोमेटिकली जो टैब है या मोबाइल फ़ोन है आपकी वो पूरी स्क्रिप्ट को रोल करना शुरू कर देगा एंड आप पढ़ना शुरू कर दें उसके बाद। इससे ये होता है कि आप कोई पॉइंट मिस नहीं करते, कोई गलती नहीं करते, गलती होती तो आप उसको सेट कर देते हैं। क्योंकि जिस टाइप की रिसर्च हम करते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सही बात सही तरीके से बताई जाए, क्योंकि कभी कभार अगर थोड़ा सा भी गलत अल्फाज इस्तेमाल हो जाए तो फाइनल वीडियो के मतलब चेंज हो सकते हैं, जिससे ऑडियंस को एक गलत इंप्रेशन भी जा सकता है। फॉर श्योर मिस्टेक्स होती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस जो रियल टॉपिक वाली वीडियो है उस पर उसके क्लिप्स मैं इसमें ऐड करूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इतने सब कुछ करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, स्क्रिप्ट कंपाइल करने के बाद, टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ करने के बावजूद भी मुझसे मिस्टेक्स होती हैं। आई एम नॉट अ वेरी गुड प्रेजेंटर बट आई ट्राई माई बेस्ट। और जब वीडियो पूरी हो जाती है तो वो एडिटिंग प्रोसेस में जाती है। एडिटिंग के लिए जो एप्लीकेशन मैं यूज़ करता हूँ वो है एडोबी प्रीमियर प्रो। बहुत पावरफुल एप्लीकेशन है, और अगर मुझे एनिमेशन की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर मैं आफ्टर इफेक्ट्स की तरफ जाता हूँ। सो वीडियो की एडिटिंग होती है फिर और उसके बाद उसकी एनिमेशन होती है और कलर ग्रेडिंग होती है।
क्योंकि यूजली जब कैमरे से डायरेक्ट वीडियो बाहर निकल के आती है तो वो बहुत ज़्यादा पंची नहीं होती, वो कलर पॉप नहीं कर रहे होते हैं। तो और मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ इस चीज़ के लिए, तो मैं कलर ग्रेडिंग के लिए अलग से टाइम निकालता हूँ, जिसके दौरान उसकी वाइट बैलेंसिंग वगैरह होती है, और उसके बाद कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ऐड करना या थोड़ी सी शार्पनेस ऐड करना या इवन के लट्स वगैरह को यूज़ करना इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा होता है। और इन सब के बाद थंबनेल पे काम किया जाता है। थंबनेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही वो एक पीस ऑफ ग्राफिक होती है जिस पर लोग पहली बार क्लिक करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, यूजली अपनी पूरी वीडियो अच्छी करते हैं, रिसर्च अच्छी बनाते हैं और थंबनेल पे कम टाइम लगा के मामला सारा का सारा ख़राब कर देते हैं और कहते हैं हमारी वीडियो नहीं चल रही, क्योंकि आपने कुछ ऐसी चीज़ शो ही नहीं की जिससे लोग इस पर क्लिक करते हैं। हाउएवर मैं ये भी एग्री करूँगा कि मैं एक बहुत अच्छा थंबनेल बनाने वाला नहीं हूँ। मैं स्टिल बहुत ज़्यादा सीख रहा हूँ, मुसलसल सीख रहा हूँ कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है, इवन आफ्टर 3 years। I hope कि I learn something in future। So on average 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ता लग जाता है एक पूरी वीडियो की सिर्फ रिसर्च करने के लिए, सिर्फ रिसर्च करने के लिए। फिर 1 दिन लगता है उसको कंपाइल करने के लिए एंड स्क्रिप्टिंग रेडी करने के लिए, और उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे मैं वीडियो शूटिंग कर लेता हूँ। उसके बाद एडिटिंग में जाती है, वो 1 दिन ले जाता है, या चलो लेट्स से 5-6 आवर्स ले जाते हैं। फिर एक्सपोर्ट होती है, फिर थंबनेल की डिज़ाइनिंग होती है, फिर वो अपलोड होती है, वो भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, लेट्स से यूट्यूब पे अलग से होती है एंड फेसबुक पे अलग से होती है। तो उन पर कैप्शन उनके अलग लिखे जाते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, फिर जितने भी लिंक्स की मैं बात कर रहा होता हूँ, जो सोर्सेज होती हैं, फिर वो पुट की जाती हैं डिस्क्रिप्शन में। सो इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग एंड हेक्टिक प्रोसेस, और इसीलिए मेरी वीडियोस लेट आती हैं। आप लोग कहते हैं कि भाई 2 वीडियोस बनाओ, 3 वीडियोस बनाओ, लिटरली इट्स वेरी हार्ड कि रिसर्च करने के बाद, इन सारे काम करने के बाद, और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि सारा का सारा काम मैं खुद करता हूँ। सो रिसर्च मैं खुद कर रहा हूँ, उसके बाद कंपाइलेशन मैं खुद कर रहा हूँ, उसको चेक भी मैं खुद कर रहा हूँ, उसके बाद स्क्रिप्ट को लिखना और उसको एडिट भी मैं खुद कर रहा हूँ, फिर वीडियो शूट भी मैं खुद कर रहा हूँ। ये जो कैमरा इस वक्त ऑपरेट हो रहा है, ये कैमरा भी मैं खुद ही ऑपरेट कर रहा हूँ। इसके साथ साथ जब एडिटिंग होगी तो वो एडिटिंग भी मैं खुद करूँगा, आफ्टर इफेक्ट्स की जो एनिमेशन होगी वो भी मैं खुद करूँगा, थंबनेल खुद डिज़ाइन करूँगा, अपलोड खुद करूँगा, डिस्क्रिप्शन खुद लिखूँगा, कीवर्ड्स एंड टैगिंग मैंने खुद की होगी, और उसके बाद जब कमेंट्स का रिप्लाईज वगैरह होते हैं वो भी मैं खुद देता हूँ। मेरी कोई टीम नहीं है, कोई मुझे हेल्प नहीं करता इस चीज़ के लिए। अगर आप कोई रिप्लाई देखें तो इट्स ऑलवेज फ्रॉम माई ओन साइड। मैसेज के रिप्लाईज भी मैं खुद करता हूँ। सो यू सी कि इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, स्पेशली जब आप जॉब भी करते हो। सो मेरी एक जॉब है 10 घंटे की, ये सब कुछ, ये सारा का जो मैंने आपको बताया, ये सब जॉब के आवर्स के बाद होता है। सो इट टेक्स टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम बाय द वे। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें gohar.rizvi। यूट्यूब पर मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और उन्हें गुर्बत से निकालकर खुशहाली की तरफ लाया जाए, इसी बात को हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बहुत बार ये, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि सच में चाइना ने आज अगेन, और कमाल की बात ये कि 1978 में चाइना में, एनीवेज पॉइंट ये है कि जब कोई मुल्क एक स्टेडी ग्रोथ पर, लेकिन सिलेबस, पॉइंट नंबर 1 पाकिस्तानी लोगों को अपनी जमीन, पॉइंट नंबर 1 पाकिस्तानी लोगों का अपनी ज़मीन से प्यार।